तो आज हमारे पास स्रोतों का एक काफ़ी दिलचस्प ढेर है। सीबीएसई की क्लास 9 की अंग्रेजी किताब, कुछ टीचर्स के नोट्स भी हैं, साहित्यिक विश्लेषण है और एक हिंदी वीडियो एक्सप्लेनर भी। और ये सब एक ही कहानी के इर्द गिर्द हैं। हाँ, ऑस्कर वाइल्ड की द हैप्पी प्रिंस। अब देखिए, ये कहानी ऊपर से तो बच्चों की कहानी लगती है ना? बिल्कुल। लेकिन असल सवाल ये है कि भारत में 14 साल के बच्चों को ये कहानी पढ़ाना इतना जरूरी क्यों समझा जाता है? मतलब ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पाठ्यक्रम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो आज का हमारा मिशन एक तरह से इसी पहेली को सुलझाना है। इस सीधी साभी सी दिखने वाली कहानी में ऐसा क्या छिपा है जो इसे आज के छात्रों के लिए इतना जरूरी बना देता है? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक शहर के बीचों बीच एक ऊंचे खंबे पर लगी मूर्ति से। हैप्पी प्रिंस की मूर्ति ढकी हुई है, आंखों की जड़ा 2 कीमती नीलम जड़ें और तलवार की मूठ में एक बड़ा सा माणिक है। मतलब एकदम भव्य, शहर का गौरव। हाँ, सुंदरता का एक प्रतीक। और यहीं पर मतलब कहानी की शुरुआत में ही सबसे पहली और कह सकते हैं अजीब बात सामने आती है। क्या? कहानी का नाम है द हैप्पी प्रिंस, यानी खुश राजकुमार। पर जब अबाबिल पक्षी उस मूर्ति से मिलता है तो वो क्या देखता है? कि मूर्ति रो रही है। बिल्कुल। ये पहली चीज है जो एक छात्र को सोचने पर मजबूर करती है कि जो चीज बाहर से इतनी सुंदर और खुश दिख रही है, क्या वो अंदर से भी वैसी ही है? ये तो आज की दुनिया पर एक सीधी टिप्पणी लगती है ना? सोशल मीडिया पर सब कुछ कितना परफेक्ट दिखता है। ऑस्कर वाइल्ड तो जैसे 100 साल पहले ही इन्फ्लुएंसर कल्चर पर सवाल उठा रहे थे। सही कहा कि जिसकी जिंदगी सबसे चमकदार दिखती है, शायद वही सबसे ज्यादा दुखी हो। और कहानी हमें इसका कारण भी तुरंत बताती है। राजकुमार कहता है कि जब वो जिंदा था, एक इंसान था, तब वो सच में खुश था। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे महल में रहता था जिसका नाम था पैलेस ऑफ सेंस सूसी, जिसका मतलब है दुख रहित महल। हाँ, उसे महल के बाहर की गरीबी, बीमारी, तकलीफों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसकी खुशी जो थी वो अज्ञानता से पैदा हुई थी। और अब जब वो एक मूर्ति बन के शहर के ऊपर खड़ा है, उसे सब दिख रहा है। पहली बार अपने शहर का असली चेहरा दिखाई दे रहा है और उसका शीशे का दिल ये सब देखकर टूट रहा है। और यहीं पर उस छोटे अबाबिल पक्षी की एंट्री होती है। हाँ, बेचारा। उसे तो मिस्र जाने की जल्दी है, उसके सारे दोस्त पहले ही निकल चुके हैं गर्म मौसम का मजा लेने। वो बस एक रात के लिए रुकता है। हाँ, मूर्ति के पैरों के बीच, और राजकुमार के आंसू उसे भी भिगो देते हैं। और यहाँ से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो इसे सीबीएसई के लिए इतना कीमती बनाता है। राजकुमार उस अबाबिल से एक अजीब सी गुजारिश करता है। वो कहता है, क्या तुम मेरे दूत बनोगे? और पहला काम क्या है? अपनी तलवार का माणिक निकालकर एक गरीब दर्जी को देना जिसका बेटा बीमार है। फिर अपनी नीलम की एक आंख निकालकर एक गरीब नाटककार को देना। और दूसरी आंख एक माचिस बेचने वाली लड़की के लिए जिसकी सारी माचिसें नाली में गिर गई हैं। यहीं पर मुझे एक बात हमेशा थोड़ी परेशान करती है। बताइए। राजकुमार जो कर रहा है वो महान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये खतरनाक सबक नहीं है? किस तरह से? कि दूसरों की मदद करने का मतलब है खुद को पूरी तरह से मिटा देना। पहले अपनी दौलत दो, फिर अपनी आंखें, फिर अपनी पहचान। एक 14 साल का बच्चा से क्या सीखेगा कि परोपकार का मतलब आत्मविनाश है? ये एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है और मेरे ख्याल से यही वो बहस है जो सीबीएसई चाहता है कि क्लास में हो। अच्छा, हाँ, क्योंकि कहानी कोई आसान जवाब नहीं देती। हाँ। एक तरफ ये निस्वार्थता का चरम रूप दिखाती है। राजकुमार अपनी बाहरी सुंदरता को सचमुच में खत्म कर रहा है ताकि वो किसी की जिंदगी में रोशनी ला सके। ये पारंपरिक परियों की कहानियों को एक तरह से उलट देता है। बिल्कुल, जहाँ सुंदरता और अच्छाई हमेशा साथ साथ चलते हैं, यहाँ राजकुमार को अच्छा बनने के लिए बदसूरत बनना पड़ रहा है। तो क्या कहानी ये कह रही है कि सुंदरता और अच्छाई एक साथ नहीं रह सकते? शायद नहीं। मुझे लगता है कहानी बाहरी और आंतरिक सुंदरता के बीच एक चुनाव करने को कह रही है। एक विकल्प। हाँ, राजकुमार के पास एक सजावटी सोने की मूर्ति बने रहने का विकल्प था जिसे सब निहारते, लेकिन उसने एक ऐसा रास्ता चुना जहां उसका मूल्य उसकी सुंदरता से नहीं बल्कि उसके कर्मों से तय होता है। और अबाबिल का किरदार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, क्योंकि शुरू में वो भी तो स्वार्थी है। बिल्कुल, उसे बस मिस्र जाना है। वो मदद करने से मना कर देता है, कहता है मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो रुक जाता है, एक रात के लिए, फिर एक और रात के लिए। और धीरे धीरे वो राजकुमार की करुणा का एक हिस्सा बन जाता है। वो सिर्फ एक दूत नहीं रहता, एक साथी बन जाता है। सही कहा। एक साहित्यिक विश्लेषण में उसे राजकुमार का शिष्य कहा गया है,
ये दिखाता है कि करुणा और नैतिकता ऐसी चीजें हैं जो सीखी जा सकती हैं। ये जन्म से नहीं मिलती। नहीं, अबाबिल का बदलना कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब राजकुमार अंधा हो जाता है तो अबाबिल कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो उसकी आंखें बन जाता है। हाँ, वो शहर के ऊपर उड़ान भरता है और राजकुमार को अमीरों के आलीशान घरों और गरीबों की अंधेरी गलियों का हाल सुनाता है। ये सीधे सीधे सामाजिक असमानता को छात्रों के सामने रखता है। और इसके बाद राजकुमार अपना आखिरी और सबसे बड़ा बलिदान देता है। वो अबाबिल से कहता है कि उसके शरीर पर लगे सोने के एक एक पत्ते को उतारकर गरीबों में बांट दे। सोचिए जरा, अब उसके पास कीमती पत्थर भी नहीं है, बस सोने की एक परत बची थी जो उसकी पहचान थी। अब वो भी चली गई। मूर्ति अब पूरी तरह से फीकी, धूसर और बदसूरत दिखती है। और जैसे जैसे राजकुमार अपनी बाहरी चमक खोता है, वैसे वैसे बाहर का मौसम और ठंडा होता जाता है। बर्फबारी शुरू हो जाती है। अबाबिल जानता है कि वो इस ठंड में जिंदा नहीं बचेगा। वो राजकुमार को चूमता है और उसके पैरों में गिरकर मर जाता है। और ठीक उसी पल मूर्ति के अंदर से एक अजीब सी टूटने की आवाज आती है। राजकुमार का शीशे का दिल जो 2 टुकड़ों में टूट गया था। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि दिल सोने का नहीं था। नहीं, मूर्ति बाहर से सोने की थी, लेकिन अंदर का वो हिस्सा जो महसूस करता था, जो प्यार करता था, वो साधारण शीशे का बना था। और वही हिस्सा अपने दोस्त को खोने के दुख से टूट गया। मुझे याद है, जब मैंने स्कूल में ये कहानी पहली बार पढ़ी थी तो मुझे अंत में बहुत गुस्सा आया था। गुस्सा क्यों? मुझे लगा कि राजकुमार और अबाबिल के साथ बहुत अन्याय हुआ। उन्होंने इतनी अच्छाई की और बदले में उन्हें मौत और गुमनामी मिली। हाँ, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। बिल्कुल। शहर के मेयर और अधिकारी उस बदसूरत मूर्ति को देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो किसी भिखारी जैसी लग रही है, इसकी सुंदरता खत्म हो गई, तो अब ये किसी काम की नहीं। और वो उसे पिघलाने का हुक्म दे देते हैं। यही तो कहानी का असली पॉइंट है जो मुझे बड़े होकर समझ आया। क्या? कि दुनिया अक्सर सच्ची अच्छाई को पहचान नहीं पाती। मेयर और अधिकारियों के लिए मूर्ति का मूल्य उसकी बाहरी चमक में था, सोना और जवाहरात। हाँ, जैसे ही वो खत्म हुए उनके लिए मूर्ति बेकार हो गई। वे उसे भट्टी में पिघलाते हैं, लेकिन वो टूटा हुआ शीशे का दिल वो पिघलता नहीं है। नहीं पिघलता। ये इस बात का प्रतीक है कि प्यार और करुणा जैसी चीजें अविनाशी हैं। आप उन्हें जला नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। तो वो अधिकारी उस दिल को भी बेकार समझकर कूड़े के ढेर पे फेंक देते। ठीक वहीं जहां बेचारे अबाबिल का शव पड़ा होता है। दुनिया की नजर में ये दोनों ही कचरा हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, कहानी का अंत इस एक साधारण दुखद कहानी से उठाकर एक आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। ईश्वर अपने एक दूत को धरती पर भेजते हैं और कहते हैं, शहर से 2 सबसे कीमती चीजें लेकर आओ। और वो दूत क्या लाता है? सोना नहीं, जवाहरात नहीं, बल्कि वो टूटा हुआ शीशे का दिल और मरा हुआ अबाबिल। और ईश्वर कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है। वो ऐलान करते हैं कि ये पक्षी हमेशा मेरे स्वर्ग के बगीचे में गाएगा और ये राजकुमार मेरे सोने के शहर में मेरी प्रशंसा करेगा। और यहीं पर सीबीएसई पाठ्यक्रम का पूरा मकसद साफ हो जाता है। कैसे? ये कहानी छात्रों से मूल्य आधारित प्रश्न पूछने का एक बेहतरीन जरिया है। जैसे, आपके अनुसार शहर की सबसे कीमती चीजें क्या थीं? मेयर के अनुसार क्या थीं? और ईश्वर के अनुसार क्या थीं? अच्छा, तो ये छात्रों को सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि हम कीमत या मूल्य को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या किसी चीज की कीमत उसके बाजार भाव से होती है या उसके नैतिक और भावनात्मक मूल्य से? मतलब ये कहानी सिर्फ सहानुभूति सिखाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये छात्रों को गंभीर रूप से सोचने, सवाल करने और अपने खुद के मूल्यों को बनाने के लिए उकसाती है। ये उन्हें सिखाती है कि समाज जिसे सफलता या सुंदरता कहता है, जरूरी नहीं कि वही असली सच्चाई हो। बिल्कुल। और ये कहानी किशोरों के लिए खास तौर पर प्रासंगिक है। वे एक ऐसी उम्र में होते हैं जहां बाहरी दिखावा, दोस्तों के बीच मकबूलियत और सामाजिक हैसियत, ये सब बहुत मायने रखता है। सही बात है। ये कहानी उन्हें एक दूसरा नजरिया देती है। ये कहती है कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है। राजकुमार महल में खुश था, पर वो खुशी खोखली थी। असली संतुष्टि उसे दूसरों का दर्द महसूस करके मिली। हाँ, और अबाबिल भी। वो मिस्र जाने की अपनी इच्छा को छोड़कर ठंड में रहकर एक गहरी गर्मजोशी महसूस करता है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये कहानी सीबीएसई के पाठ्यक्रम में इसलिए नहीं है कि बच्चे सिर्फ एक दुखद कहानी पढ़ें। नहीं,
ये इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। ये भाषा सिखाने के साथ साथ नैतिकता, सामाजिक न्याय और जीवन के असली अर्थ के बारे में गहरी बातचीत शुरू करती है। ये उन्हें सतही दिखावे से परे देखने की चुनौती देती है और पूछती है कि इस दुनिया में वाकई कीमती क्या है। सही कहा। ये उन्हें बताती है कि दुनिया शायद आपके अच्छे कामों को न पहचाने, शायद आपको बदसूरत या भिखारी भी कहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन कामों का कोई मूल्य नहीं है। बिल्कुल सही। चलिए तो आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। द हैप्पी प्रिंस सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और हमें उन्हें कैसे देखना चाहिए। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार है। कहानी में शहर के अधिकारियों ने मूर्ति का मूल्य उसकी बाहरी सुंदरता और उसके सोने से आका। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार यही गलती करते हैं। हम अपने आसपास के लोगों, अपने काम या अपनी चीजों का मूल्य कैसे मापते हैं? उनके बाहरी रूप, उनकी हैसियत या उनकी कीमत से, या फिर उनके अंदर की अच्छाई, उनकी दयालुता और उनके असर से? ये सवाल ऑस्कर वाइल्ड ने 100 साल से भी पहले पूछा था और शायद आज ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।